वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर्सन नंबर 3। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के की कार्य एवं सत्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति न केवल संविधान का रक्षक है अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचन प्रतिनिधि भी है। ये भारत के प्रथम नागरिक था तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के भी प्रतीक है। चूँकि भारत में सरकार का स्वरूप सदनीय है, अंतर राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य सत्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता या वह सलाह से करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा वाद विवाद में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा शासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मोहर के रूप में है, जिसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है तथा अपनी सलाह के विरुद्ध अथवा सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53A, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कोई भी विवेक की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु वह परिस्थितिक विवेक स्वतंत्रताओं का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह के कर सकते हैं। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सुविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय देते हैं। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है। यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध ना कर सके, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो, इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य विधायकों को पुनः विचार के लिए भेजने का अधिकार रहता है। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बनाई गई थी, जिसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः विचार के बाद दी गई सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। फिर भी राष्ट्रपति की गरिमा में पद व सम्मान की वजह से उनके पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का भी विशेष महत्व है। अक्टूबर 1977 में राष्ट्रपति के R.K. नारायण ने उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को पुनः विचार के लिए भेज दिया। सरकार के बाद में राष्ट्रपति शासन न लगाने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बच गई थी। अंत संवैधानिक रूप से वास्तविक ताकत न होने के बावजूद राष्ट्रपति का पद गरिमा में एवं महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के कार्य और सत्ता कुछ इस प्रकार है। सदन का अधिवेशन बुलाना। राष्ट्रपति के कार्य तथा सत्ता सदन के दोनों
सदनों में किसी विधायक के ऊपर विवाद होने राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और हर साल सदन के पहले अधिवेशन में दोनों सदनों में संबोधित करता है। सदस्य को मनोनीत करना। राष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को भी मनोनीत कर सकता है यदि इस समुदाय के लोगों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यादेश जारी करना। यदि किसी स्थिति की वजह से सदन नहीं चल रहा हो तो तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह आदेश सदन द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। सदन का अधिवेशन शुरू होने के बाद यह अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। यदि सदन चाहे तो इन्हीं स्थायी कानून भी बना सकती है तथा इस आदेश को अवधि से पूर्व समाप्त कर सकती है। 6 माह की अवधि के बाद यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सेना संबंधी सत्या। भारत का राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। न्यायिक सत्या। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अदालत से सजा हो गई हो तो वह व्यक्ति समाधान सजा को कम करने या उससे परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को भी समाधान दे सकता है। प्रदेशों के शासन पर नियंत्रण। राष्ट्रपति प्रदेशों के शासन को भी देखता है। वह देखता है कि उनका शासन संविधान के अनुसार संचालित हो। यदि किसी प्रदेश में शासन तंत्र विफल हो जाता है तो वह राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मंगवा कर वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति भारत के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे बहुमत प्राप्त दलों के नेता को प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीशों, सद लोक सेवा के अध्यक्ष और सदनों, प्रदेशों के राज्यपाल, विदेशों में भारत के राजदूतों, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्तीय अधिकार। बजट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। केंद्र तथा प्रदेशों के मध्य आय के वितरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है। राष्ट्रपति सरकार को जरूरत पड़ने पर सदन से मंजूर किए बिना आकस्मिक निधि से धन दे सकता है। लोकसभा में वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पेश नहीं किए जा सकते हैं। कानून संबंधित सत्या। सदन द्वारा बनाए गए कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी नहीं दे देता। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को अस्वीकार या अपने सुझावों के लिए विफल को पास सदन को विचार के लिए लौटा सकता है। यदि सदन बिना कोई परिवर्तन करे या राष्ट्रपति के सुझावों को मानकर दोबारा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो तब राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होती है। संकटकालीन सत्या। युद्ध, आक्रमण या आंतरिक शस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यदि प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 556 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि राष्ट्र में कोई ऐसा वित्तीय संकट आ खड़ा हो तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। सत्ता और प्रतिपक्ष को आम सहमति बनाकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करना चाहिए था, लेकिन यह पहल नहीं की जा सकी। मुहिम की कुर्सी पर
विराजमान होने वाला व्यक्ति भारतीय गणराज्य और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। संवैधानिक व्यवस्था में उसका उतना ही सम्मान और अधिकार संरक्षित है जितना इस परंपरा के दूसरे व्यक्तियों को रहा है। आज दलित उम्मीदवार को लेकर दोनों पक्षों से जो राजनीतिक देखने को मिल रही है उससे इस पद की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि दलित शब्द जोड़ने मात्र से इस पद की गरिमा नहीं बढ़ जाएगी और ना ही राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में कोई बदलाव आएगा और ना ही राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। दशकों से दबले कुचले और शोषित समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति यदि किसी संवैधानिक पद पर आसीन होता है तो उस समाज में आशा की एक लहर दौड़ जाती है और लोकतंत्र में उसका विश्वास मजबूत होता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि दोनों ही पक्ष दलित उम्मीदवार लेकर आए हैं और समुच्चे मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के मुताबिक गणराज्य रिपब्लिक का आशा होता है कि राष्ट्रपति का मुखिया निर्वाचित होगा जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति की सत्ता कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों की नहीं होती जो उसमें निहित होती है। संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के रूप में होना चाहिए। अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त समाधान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, रद्दीकरण और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का उसे अधिकार है। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वही अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण शक्तियों का भी निर्वहन कर सकता है जो अनुच्छेद 74 के अधीन करने के लिए वह बंधे नहीं है। वह सदन के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। वह किसी भी बिल, धन विधेयक को छोड़कर को पुनः विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या संगठन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसा मौक़ों पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। दोस्तों ये पर्सन पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।